CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। पृष्ठ संख्या 77। अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वो 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती हैं। वो 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती हैं। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती हैं कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल 4 अंगुली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखे। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर 11 वर्ष की दीपा का चित्र है और इसके नीचे इंच टेप का चित्र है। ठीक इसकी दाईं ओर मापने वाली एक छड़ का भी चित्र दिया गया है और इसके नीचे दीपा खड़ी सोच रही है, क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है? इस पृष्ठ के निचले भाग में एक स्केल का चित्र है जो कि लंबाई मापता है। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है और इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। पृष्ठ संख्या 78। इस पृष्ठ में ऊपरी भाग में दीपा, अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम के चित्र हैं। 5.1 हम कैसे मापते हैं? हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियां बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वो चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। पद्मा कहती है, अरे कदम ही नहीं, कभी-कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। अनीश ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपने कक्षा कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं, तस्नीम कहती है। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वो इसे बालिश्त, हैंड स्पैन कहती हैं। इस पृष्ठ के बाईं ओर निचले भाग में बाईं ओर मापने के लिए बालिश्त का उपयोग करते हुए एक चित्र दिया गया है। हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। पृष्ठ संख्या 79। तालिका 5.1 मेज की लंबाई मापना। इस तालिका में 2 भाग हैं, विद्यार्थी का नाम और बालिश्तों की संख्या। अनीश नाम के आगे लिखा है 13 से थोड़ा अधिक। पद्मा नाम के आगे लिखा है 13। तस्नीम नाम के आगे लिखा है 13 से थोड़ा कम। दीपा नाम के आगे लिखा है 13 एवं 14 के बीच में और हरदीप नाम के सामने लिखा है 14, यानी ये सारी बालिश्तों की संख्याएं हैं। पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बालिश्तों की संख्या तो भिन्न-भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बालिश्तों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचार पूर्वक पूछता है। तस्नीम कहती है,
मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बालिश्तों की माप अलग-अलग होना है, अनीश ने सुझाया। आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने अपने बालिश्त एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनके बालिश्तों की लंबाई भिन्न भिन्न है। दीपा विचार पूर्वक कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बालिश्त की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बालिश्तों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापन के लिए उपयोग में लाया गया बालिश्त एक मात्रक यूनिट का उदाहरण है, अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। उदाहरण के लिए, यदि मेज की लंबाई 13 बालिश्त के समान है तो 13 संख्या है और बालिश्त मापन के लिए चुना गया मात्रक है। तथापि बालिश्त और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। पृष्ठ संख्या 80। और अधिक जाने। प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल, अंगुली की चौड़ाई, बहुअंगुल, धनुष, योजना आदि। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु सरस्वती, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं। 5.2 मानक मात्रक। ठीक है ना अमरजीत? संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुईं। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया, तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मानक मात्रकों के विषय में एक मत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का संक्षेपाक्षर मात्रकों के रूप में जाना जाता है। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक M है। चित्र 5.2 में 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है। 1 मीटर M को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर cm कहते हैं। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं, जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसे चित्र 5.3 में दिखाया गया है। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से जांचिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन हैं। 2 बड़े चिन्हों के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जैसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर mm कहते हैं। 1 mm लंबाई का वो सबसे छोटा मान है जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 mm 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग 1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। इस पृष्ठ के दाईं ओर चित्र 5.2 में मीटर का पैमाना दर्शाया गया है। क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि 2 शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाइयों जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा?
पृष्ठ संख्या 81। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्र 5.3 में 15 सेंटीमीटर लंबाई का एक पैमाना दिया गया है। बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर km का उपयोग करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होता है, और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। क्या आप जानते हैं, आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में ये अंकन इंच में है, जहां 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। इस पृष्ठ के मध्य भाग में 2 छात्र आपस में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न-भिन्न होंगे? नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापन के लिए पैमाने को उपयोग करने की सही विधि सीखनी चाहिए। 5.3 लंबाई मापने की सही विधि। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है, तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर पैमाना या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। पृष्ठ संख्या 82। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश साथ साथ रखिए, जैसा कि चित्र 5.4 में दिखाया गया है। चित्र 5.4 पैमाना रखने की विधि। इस पृष्ठ के मध्य भाग में ये जो 2 चित्र दिए गए हैं, उसमें से क चित्र सही है और ख चित्र गलत है, क्योंकि उसमें पैमाना टेढ़ा रखा गया है। पैमाने को पढ़ते समय आंख की सही स्थिति क्या है? उदाहरण के लिए, यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी आंख की स्थिति पेंसिल की नोक चित्र 5.5 के ठीक ऊपर होनी चाहिए। चित्र 5.5 आंख की सही स्थिति ख है, न कि क या ग। इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक स्केल के साथ एक पेंसिल संरेखित रखी गई है और हम उस पेंसिल का माप लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी आंख की स्थिति सीधे ख पर होनी चाहिए, न कि क या ग पर, क्योंकि क और ग पर आंख को रखने से हमें गलत माप मिलेगा। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों, तो लंबाई का मापन कैसे करें? यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है, तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर चित्र 5.6 का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए, चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई 10.4 सेंटीमीटर घटा 1.0 सेंटीमीटर
बराबर 9.4 सेंटीमीटर है। पृष्ठ संख्या 83। चित्र 5.6 टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की सही विधि। इस पृष्ठ में ऊपरी भाग में टूटे हुए किनारे वाले पैमाने को रखने की सही विधि का चित्र दिया गया है। क्या आप जानते हैं दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं, जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का एक चित्र है, जिससे दृष्टिबाधित विद्यार्थी छूकर पता लगा सकते हैं कि लंबाई का माप कितना है। क्रियाकलाप 5.1 आइए मापन करें। बिंदु 1 लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए, जैसे कंघा, पेन, पेंसिल और एक रबड़ इरेजर। बिंदु 2 मीटर पैमाने से उनकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और उसे तालिका 5.2 में लिखिए। तालिका 5.2 लंबाई का मापन। इस तालिका में 2 खंड हैं, जिनके शीर्षक हैं वस्तु और वस्तु की लंबाई। इन रिक्त स्थानों में इन सभी वस्तुओं जैसे कंघा, पेन, पेंसिल और रबड़ का नाम लिखकर उनके सामने उनकी ठीक ठीक लंबाई लिखिए। पृष्ठ संख्या 84। लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना ना भूलें। अतः आपके परिणाम के 2 भाग होंगे, एक भाग अंक एवं दूसरा भाग मापन का मात्रक। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर एक छात्र प्रश्न कर रहा है, लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं? आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? यदि समान नहीं है, तो भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा करें। क्या आप जानते हैं, मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत km, मीटर का m, सेंटीमीटर का cm एवं मिलीमीटर का संकेत mm लिखा जाएगा। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है, जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में न आ रहे हों। मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंत में s नहीं लगता है। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। 5.4 किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। अनीश और उसके माता-पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसा कि चित्र 5.7 में दिखाया गया है। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा? इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर चित्र 5.7 दिया गया है, जिसके अंदर विद्युत लड़ी से सजा हुआ घर दर्शाया गया है। वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है, जैसे कि चित्र 5.8 में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग कर उसकी लंबाई को मापा जा सकता है। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना सिखाया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 85। 5.5 स्थिति का निर्धारण। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है।
शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती हैं। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। तस्नीम और पद्मा कहती हैं कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनीश को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर हैं। चित्र 5.9। इस पृष्ठ के मध्य में चित्र 5.9 दिया गया है, जिसमें दीपा एवं उसके मित्रों के घरों, बस स्टैंड, विद्यालय और उद्यान की स्थिति का पता लगाया गया है। सबसे पहले है बस स्टैंड, उसके बाद आ रहा है विद्यालय, फिर आता है दीपा का घर। दीपा के घर के बाद आता है अनीश का घर। थोड़ा आगे चलने पर आएगा हरदीप का घर। उसके बाद है तस्नीम का घर, फिर आता है पद्मा का घर और अंत में है उद्यान। आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? सभी सही हैं। चित्र 5.9। तब उनका प्रेक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनका प्रेक्षण समान होता। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता है, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल शिक्षिका चाहती हैं कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर चित्र 5.10 दिया गया है, जो कि एक मापन टेप का चित्र है। पद्मा ने कहा, हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी। इसे खेल के कक्ष से लेते हैं। चित्र 5.10। पृष्ठ संख्या 86। दीपा बोली, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहते हैं। चित्र 5.11। इस चित्र में कबड्डी का कोर्ट बनाने के लिए रेखाएं खींची जा रही हैं और संदर्भ बिंदु सबसे ऊपर बाईं ओर के कोने में है। सभी बच्चे अपना अपना कार्य करते हुए चूना पाउडर से रेखाएं बना रहे हैं। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नानी नाना जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वो दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। चित्र 5.12। इस पृष्ठ के मध्य भाग में बाईं ओर दिए गए इस चित्र में किलोमीटर सूचक पत्थर दिया गया है, जिसके ऊपर लिखा है दिल्ली 70 किलोमीटर। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर ये इंगित कर रहा था कि वो अपने नानी नाना जी के घर के निकट पहुंच रही थी। ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? पद्मा ये निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वो अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही है? पृष्ठ संख्या 87। ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे, अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्र 5.13 में दिल्ली को संदर्भ बिंदु मानकर विभिन्न किलोमीटर सूचक पत्थरों की स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिल्ली 70 किलोमीटर, दिल्ली 60 किलोमीटर, दिल्ली 50 किलोमीटर, दिल्ली 40 किलोमीटर, दिल्ली 30 किलोमीटर,
दिल्ली 20 किलोमीटर, दिल्ली 10 किलोमीटर, दिल्ली 0 किलोमीटर और अंत में इंडिया गेट का सुंदर सा चित्र है। यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है, जैसा कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है, तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है। क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या ये तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है? 5.6 गतिशील वस्तुएं। क्रियाकलाप 5.2। आइए खोज करें। अपने आसपास की वस्तुएं जानिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर विराम अवस्था में हैं। बिंदु 2, अपने प्रेक्षण को तालिका 5.3 में लिखिए। बिंदु 3, विचार कीजिए कि आपने ये कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर है। तालिका 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य लिखिए। पृष्ठ संख्या 88। तालिका 5.3, अपने आसपास की वस्तुओं का प्रेक्षण। इस तालिका में 4 खंड हैं, जिनके शीर्षक हैं गतिशील वस्तुएं, औचित्य, स्थिर वस्तुएं, औचित्य। गतिशील वस्तुएं के नीचे लिखा है गाय खेत में चर रही है। इसके आगे का स्थान रिक्त है। स्थिर वस्तुओं के नीचे लिखा है पेड़ और इसके आगे का स्थान रिक्त है। आपको इनके प्रेक्षण के बारे में सोचकर रिक्त स्थान भरना है। अपने औचित्यों की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है? कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो वो वस्तु स्थिर है। और भी जाने। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वो आश्चर्यचकित हुई। क्या ये गतिशील है? उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर हैं। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। संदर्भ बिंदु ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। यदि दीपा स्वयं या बस को संदर्भ बिंदु मानती है, तो यात्री स्थिर हैं। तथापि यदि वो बस से बाहर की किसी वस्तु जैसे एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती, तो यात्री और वो बस गति में हैं। विचार करें। मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। ये भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में है? पृष्ठ संख्या 89। 5.7 गति के प्रकार। क्रियाकलाप 5.3। आइए खोज करें। बिंदु 1, एक रबड़ लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए। बिंदु 2, उसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वो सरल रेखा में गति करता है? क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है?
परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो वो भी सीधी रेखा के अनुदिश चित्र 5.14 गति कर सकता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। इस पृष्ठ के मध्य भाग में चित्र 5.14 दिया गया है, जो कि सरल रेखीय गति के 4 विभिन्न उदाहरण पेश कर रहा है। पहले चित्र में काफी ऊंचाई से एक ईंट को सरल रेखीय गति से नीचे छोड़ा जा रहा है। दूसरे चित्र में एक छात्र लकड़ी के बॉक्स को सरल रेखीय गति में धक्का दे रहा है। तीसरे चित्र में संतरे के पेड़ से एक संतरा नीचे धरती की ओर गिर रहा है और चौथे चित्र में छात्राएं सरल रेखीय गति में चलते हुए मार्च पास्ट कर रही हैं। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती हैं? आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति हैं? पृष्ठ संख्या 90। क्रियाकलाप 5.4। आइए जांच करें। बिंदु 1। एक धागे के छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांधिए। बिंदु 2। इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए तथा इसे चित्र 5.15 की तरह घुमाइए। बिंदु 3। इसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिंडोले की गति के समान है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है, तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। इस पृष्ठ के मध्य में चित्र 5.15 में वृत्तीय गति के 2 उदाहरण दिए गए हैं। पहले चित्र में एक छात्रा ने एक रस्सी से रबड़ बांधकर उसे आसमान में गोल घुमाने की कोशिश की है। इस चित्र में वृत्तीय गति का सजग उदाहरण पेश किया गया है। दूसरे चित्र में बच्चों को झुलाने वाला हिंडोला, जो कि गोलाकार रूप में है, वो दर्शाया गया है। हिंडोले पे सवार बच्चे भी वृत्तीय गति में झूले पर घूम रहे हैं। क्रियाकलाप 5.5। आइए जांच करें। बिंदु 1। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांधिए। बिंदु 2। धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबड़ को चित्र 5.16 लटकाइए। अपना हाथ स्थिर रखिए। बिंदु 3। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक ओर ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए। चित्र 5.16। क्या यह एक माध्य स्थिति के इधर-उधर गति करता है? क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? इस पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 5.16 दिया गया है, जो कि दोलन गति के 2 उदाहरण पेश कर रहा है। पहले चित्र में रस्सी से बंधा हुआ रबड़ दोलन गति की दिशा में घुमाया जा रहा है और दूसरे चित्र में भी दोलन गति का उदाहरण पेश करते हुए एक छात्र झूले से झूलता दर्शाया गया है। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर-उधर गति करती है, तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है। पृष्ठ संख्या 91। क्रियाकलाप 5.6। आइए जांच करें। बिंदु 1। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए। बिंदु 2। इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए। आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या एक ईंट का उपयोग चित्र 5.17 कर सकते हैं। बिंदु 3। पट्टी स्ट्रिप के दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर छोड़िए। बिंदु 4। पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए। क्या ये ऊपर नीचे गति करती है? ये भी दोलन गति का उदाहरण है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में
चित्र 5.17 दिया गया है, जहां पर एक धातु की पट्टी में दोलन गति प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पर एक मेज के ऊपर 3 किताबें दाईं ओर की छोर पर एक के ऊपर एक रखी गई हैं और इनके नीचे धातु की एक पतली पट्टी रखी गई है। और भी जानें, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वो बार-बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर-उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति हैं। क्रियाकलाप 5.7 आइए पहचानें। बिंदु 1, चित्र 5.18 में दर्शाए गए बच्चों का पार्क देखिए अथवा किसी बच्चों के पार्क का भ्रमण कीजिए। बिंदु 2, विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए। उनका सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन गति में वर्गीकरण कीजिए। पृष्ठ संख्या 92। तालिका 5.4 में सभी गति सूचीबद्ध कीजिए। आपने किसी गति को किसी विशेष वर्ग में क्यों रखा, इसका औचित्य बताइए। इस चित्र के मध्य भाग में चित्र 5.18 इस चित्र में कई सारे झूले दिए गए हैं जो कि सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति के उच्च उदाहरण हैं। अब इस तालिका 5.4 पर गौर कीजिए। गति के प्रकार। इस तालिका के 4 खंड हैं जिनके शीर्षक हैं वस्तु, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। आपने इस चित्र को गौर से देखकर वस्तु शीर्षक के नीचे उपयुक्त झूले का नाम लिखना है और रिक्त स्थान में ये भी बताना है कि वो सरल रेखीय गति का उदाहरण है, वृत्तीय गति का उदाहरण है या फिर दोलन गति का उदाहरण है। एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है। झूले की दोलन गति नियत बिंदु के इधर-उधर है, यानी झूला नियत बिंदु के इधर-उधर गति कर रहा है। पृष्ठ संख्या 93। प्रमुख शब्द सेंटीमीटर, वृत्तीय गति, दूरी, किलोमीटर, लंबाई, सरल रेखीय गति, मापन, मीटर, मिलीमीटर, गति, दोलन गति। संदर्भ बिंदु, लंबाई का SI मात्रक, वर्गीकरण करना, खोज करना, पहचान करना, जांच करना, औचित्य बताना, अवलोकन करना। सारांश, मुख्य बिंदु। बिंदु 1, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI मात्रकों को देशों द्वारा मापन के मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार किया गया है। बिंदु 2, लंबाई का SI मात्रक मीटर है, इसका प्रतीक M है। बिंदु 3, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। बिंदु 4, जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। बिंदु 5, एक वस्तु को गतिमान में तब कहा जा सकता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है। बिंदु 6, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। बिंदु 7, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। बिंदु 8, जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर-उधर गति करती है तब उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। पृष्ठ संख्या 94। आइए और अधिक सीखें। 1,
तालिका 5.5 के स्तंभ में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। तालिका 5.5 यहाँ पर 2 खंड दिए गए हैं जिनके शीर्षक हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ 1 के नीचे लिखा है दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी, सिक्के की मोटाई, रबड़ इरेजर की लंबाई और विद्यालय के मैदान की लंबाई। स्तंभ 2 के नीचे लिखा है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर और मिलीमीटर। आपको इन सभी का मिलान मापन के सही मात्रक से करना है। 2. यहाँ दिए गए कथनों को पढ़िए एवं सत्य कथन के सामने सत्य एवं असत्य कथन के सामने असत्य लिखिए। क. एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। बताइए ये सत्य है या असत्य कथन है? ख. कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो गति में है। ग. 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये सही कथन है या फिर गलत? 3. इनमें से कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या बालिश्त? 4. अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुतम मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। 5. मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है। इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। 6. एक गिलास या बोतल लीजिए। गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। 7. अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। पृष्ठ संख्या 95। 8. आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। 9. सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन गति के 2 उदाहरण दीजिए। 10. अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में, कुछ की सेंटीमीटर में और कुछ की मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका 5.6 में लिखिए। तालिका 5.6 हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुओं का आकार। इस तालिका में 2 खंड हैं जिनके शीर्षक हैं लंबाई का उपयुक्त मात्रक और मापनीय वस्तु। आपने दिए गए रिक्त स्थान में कुछ वस्तुओं के आकार के हिसाब से मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के अलग-अलग मापन मात्रक का उपयोग करके उनका नाम उनके सामने लिखना है। 1.11 एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 में दिखाए गए आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है और बिंदु च से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। इस पृष्ठ के दाईं ओर मध्य भाग में चित्र 5.19 दिया गया है, जो कि एक रोलर कोस्टर ट्रैक का चित्र है, जिसके अंदर विभिन्न अक्षरों द्वारा पीली और लाल रंग की गेंद की स्थिति का वर्णन है। 12. तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वो उसके लिए यहाँ दी गई सामग्री पर विचार करती है। प्लाईवुड, कागज,
कपड़ा, लचीले रबड़, स्टील आदि, इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों? 13. अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल, कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। पृष्ठ संख्या 96। और भी सीखें। बिंदु 1. क्या आप पैमाने का उपयोग करके अपनी पुस्तिका या पाठ्य पुस्तक के किसी एक पेज की मोटाई को ज्ञात कर सकते हैं? एक विधि के बारे में सोचिए और लिखिए। क्रियाकलाप करके परिणाम लिखिए। बिंदु 2. एक ही पेड़ से गिरी हुई कुछ पत्तियों को एकत्रित कीजिए। जिस पेड़ की पत्तियां आपने ली हैं, उसका नाम पहचानिए। 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर इन सभी पत्तियों की लंबाई एवं चौड़ाई का मापन कीजिए, जैसा कि चित्र 5.20 में दिया गया है। अपने प्रेक्षणों को तालिका 5.7 में लिखिए। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्र 5.20 में पत्ती की लंबाई और चौड़ाई का मापन आपने 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग करके हमें बतानी है। तालिका 5.7 पत्तियों की लंबाई एवं चौड़ाई। पत्तियों के चित्र पर ध्यान दीजिए। इस तालिका के जो 4 विभिन्न खंड हैं, उनके शीर्षक हैं क्रम संख्या, पेड़ का नाम, पत्ती की लंबाई और पत्ती की चौड़ाई। इनके नीचे रिक्त स्थान है। आपको पत्तियों से अंदाजा लगाना है कि ये किस पेड़ की पत्तियां हैं, इन पत्तियों की लंबाई कितनी है और इनकी चौड़ाई कितनी है। बिंदु 3. चर्चा कीजिए कि एक ही पेड़ की पत्तियां लंबाई एवं चौड़ाई में भिन्न-भिन्न क्यों हैं। अपने आसपास के बड़ों से चर्चा कीजिए कि पुराने दिनों में लंबाई के मापन के लिए किन मात्रकों का उपयोग किया जाता था। इंटरनेट का उपयोग कर भारत में पुरातात्विक स्थलों के खनन में प्राप्त लंबाई के पैमानों की जानकारी भी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। बिंदु 4. 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की रेखाओं अथवा उनके संयोजनों का उपयोग करके एक भूल भुलैया की रचना कीजिए। आपके लिए इसका एक भाग चित्र 5.21 में बनाया गया है। अब आप अपनी कल्पना का उपयोग कीजिए और अपनी इच्छानुसार इसका विस्तार इतने बड़े आकार तक कीजिए जितना आप चाहते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर चित्र 5.21 में भूल भुलैया दर्शाई गई है। पृष्ठ 97। बिंदु 5. मेरी लंबाई कितनी है? एक दीवार के अनुदिश खड़े हो जाइए और किसी वयस्क अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता से अपनी ऊंचाई चित्र 5.22 को चिन्हित कीजिए। अपनी एवं अपने भाई बहनों की लंबाई का अभिलेख रखने के लिए इसे प्रत्येक 3 माह में दोहराइए। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर चित्र 5.22 में लंबाई को मापना सिखाया जा रहा है। इस चित्र में एक माँ अपनी बेटी को दीवार के साथ खड़ा करके उसकी लंबाई माप रही है। बिंदु 5. बिंदु 5. आइए साइकिल का उपयोग कर 2 स्थानों के बीच की दूरी का मापन करने के लिए एक मनोरंजक विधि की रचना करते हैं। धातु की एक लचीली पट्टी को साइकिल के आगे के पहिए की तीली पर इस प्रकार लगाते हैं कि हर बार जब भी ये पहिए को धारण करने वाले फ्रेम को पार करता है तो इससे टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। चित्र 5.23। अब धीरे-धीरे साइकिल चलाइए और गिनिए कि ध्वनि कितनी बार उत्पन्न हुई है। ये संख्या आपको बताएगी कि आपका पहिया कितनी बार घूमा है। इसके बाद पहिए की परिधि की लंबाई को धागे का उपयोग कर मापिए। इसके बाद पहिए की परिधि की लंबाई को धागे का उपयोग कर मापिए, जैसा कि चित्र 5.8 में दर्शाया गया है। इस लंबाई का
पहिए के घूमने की संख्या से गुणन कीजिए। ये आपके द्वारा तय की गई दूरी है। इस प्रकार की विधियों का उपयोग वास्तव में सड़क पर होने वाली दौड़ की दूरी मापने के लिए किया जाता है। जॉनेस काउंटर जो साइकिल के पहिए से जुड़ा होता है और दूरी के मापन के लिए उपयोग किया जाता है, उसके बारे में पता करने का प्रयास कीजिए। इस पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 5.23 दिया गया है, जो कि साइकिल से दूरी तय की गई को मापने का एक उदाहरण है। पृष्ठ संख्या 98। टिप्पणी। इस पृष्ठ को टिप्पणी के लिए रखा गया है। अध्याय 5 यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।